हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम जनरल स्टडीज़ के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न हाल ही में जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हुई है उसमें पूछे जाते रहे हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी ऐसे प्रश्नों की पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके के प्रश्न हैं और हम काफ़ी ज़्यादा फास्ट स्पीड में इन प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे ताकि आप कम समय में इन प्रश्नों को याद रख सकें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है उसमें हमसे पूछा गया है, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इन इंडिया द चीफ इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय होम? तो हमारे देश में जो इलेक्शन कमीशन है उसके जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और डिटेल में देखते हैं इससे संबंधित फैक्ट। So under Article 324(2) of the Constitution, the President of India is empowered to appoint the Chief Election Commissioner and two other election commissioners. तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल नंबर 324(2) है उसके तहत प्रेसिडेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और दूसरे दो जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। अभी हाल ही में जो इसका नियम बना है उसमें एक कमेटी होती है जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं और दो अन्य सदस्य होते हैं। उस कमेटी की सिफारिश के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे दो अन्य इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति करते हैं। दे हैव ए टेन्योर ऑफ 6 ईयर्स। उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवर अर्लियर, या तो 6 साल का होता है या फिर उनकी उम्र 65 वर्ष तक होने तक होता है। श्री राजीव कुमार इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अभी वर्तमान में श्री राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर है हमारे देश के। एंड श्री सुकुमार सेन वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया। सो पहले जो हमारे देश स्वतंत्रता के बाद जो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो कौन थे? सुकुमार सेन जी थे। परीक्षा की दृष्टि से ये तथ्य भी ये वाला और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आर्टिकल 324 के तहत उनकी नियुक्ति की जाती है। उनका 6 साल का कार्यकाल होता है या फिर 65 वर्ष की आयु तक के लिए होता है और सुकुमार सेन जी पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। आगे चलते हैं। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईवीएम? सो ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। ईवीएम वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द ईयर 1998। सो ईवीएम की को पहली बार हमारे देश में वोटिंग के लिए वर्ष 1998 में यूज़ किया गया था। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नेपाल, भूटान, नामीबिया एंड केनिया हैव एक्वायर्ड इंडिया मैन्युफैक्चर्ड ईवीएम। तो हमारे देश में जो बनी हुई ईवीएम मशीन्स है उनको नेपाल, भूटान, नामीबिया और केनिया देशों ने एक्वायर किया है, वो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ एंशियंट संस्कृत ग्रामर बुक अष्टाध्यायी? प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं इसके सही उत्तर होगा पणिनि। पणिनि के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी दोस्तों। अब देखिए इसमें और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। अष्टाध्यायी इज अ संस्कृत एसे ऑन ग्रामर was written by Panini between 6th to 5th century BCE. So BCE मतलब ईसा पूर्व। सो 6ठी से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यह किताब पणिनि द्वारा लिखी गई थी। दिस बुक कंसिस्ट्स ऑफ 4000 सूत्रास। इसमें 4000 सूत्र हैं। सो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अष्टदायी बुक के लेखक कौन है? तो वो पणिनि है। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एक बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है हमारे देश में और काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। भगवान शिव के लिए यह मंदिर डेडिकेटेड है, भगवान शिव का मंदिर है। सो इसमें यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गए, लेकिन हम आगे चलते हैं। इसका जो सही उत्तर है तो किंग ययति केसरी ऑफ सोमवंशी डायनेस्टी, किंग ययति ने इसका निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा।
लिंगराज टेम्पल वॉज बिल्ट इन 11th सेंचुरी AD बाय सोमवंशी किंग ययति। सोमवंशी किंग ययति के द्वारा इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में किया गया था। और उनका नाम क्या था जिन्होंने इसका निर्माण कराया था? किंग ययति वन। इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट टेम्पल ऑफ द सिटी भुवनेश्वर। सो भुवनेश्वर में स्थित यह मंदिर है और सबसे बड़ा मंदिर है भगवान शिव का। आगे चलते हैं। फिनलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? फिनलैंड देश की करेंसी का क्या नाम है? तो फिनलैंड जो है यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, तो यहाँ की जो करेंसी है वो यूरो है। पूरे यूरोपियन यूनियन में जितने भी देश स्थित हैं उनकी जो करेंसी है वो यूरो है। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं इस प्रश्न से संबंधित। तो देखिए, फिनलैंड इज नदर्न यूरोपियन नेशन। फिनलैंड इज नदर्न यूरोपियन नेशन। इट्स करेंसी इज यूरो एंड इट्स कैपिटल इज हेलेंस्की। सो फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलेंस्की है। ये भी हमको याद रखना चाहिए। और उसकी जो करेंसी है यूरो है। अच्छा, इसमें जो लीरा दिया हुआ है, डॉलर, विन अलग अलग देशों की करेंसी है, जैसे US डॉलर से, ऑस्ट्रेलियन डॉलर से, और भी कई देशों में डॉलर इस्तेमाल किया जाता है। सो अब देखिए, लीरा भी एक मल्टीनेशन करेंसी है जो विभिन्न देशों में इस्तेमाल की जाती है। लीरा इज करेंसी ऑफ टर्की, लेबनान एंड सीरिया। तो लीरा को टर्की, लेबनान और सीरिया में इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलते हैं। प्रश्न है, अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द इंग्लिश न्यूज़पेपर मराठा? तो इसमें देखिए, सही उत्तर होगा हमारा श्री बाल गंगाधर तिलक द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और डिटेल में पढ़ते हैं इसको। तो देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? बाल गंगाधर तिलक ओन्ड एंड एडिटेड 2 वीकली न्यूज़पेपर्स। 2 वीकली न्यूज़पेपर, साप्ताहिक समाचार पत्र वो एडिट करते थे। और वो कौन कौन से थे? केसरी विच वॉज पब्लिश्ड इन मराठी। एक केसरी नाम का न्यूज़पेपर था जो मराठी भाषा में प्रकाशित किया जाता था। एंड द मराठा विच वॉज पब्लिश्ड इन इंग्लिश। जो मराठा न्यूज़पेपर था वह इंग्लिश में प्रकाशित किया जाता था, अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया जाता था। मराठा वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1881। मराठा पहली बार 1881 में प्रकाशित किया गया था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट संसद में कब पेश किया गया था? तो स्वतंत्रता के बाद हमारे देश का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया था। इम्पोर्टेंट जानकारी देखते हैं इस प्रश्न से संबंधित। अब देखिए, यहाँ पे आर के सन्मुखम चेट्टी द्वारा, यह जो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे, FM थे, उनके द्वारा यह बजट प्रेजेंट किया गया था। कब? 26 नवंबर 1947 को। ही वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया फ्रॉम 1947 टू 1949। 1947 से 1949 तक वह आज़ाद भारत के, स्वतंत्र भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर या वित्त मंत्री थे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए, कभी कभी इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि हम पहला जो बजट है वह यूनियन ऑफ इंडिया का कब प्रस्तुत किया गया था? वह प्रस्तुत किया गया था 28 फरवरी 1950 को। तो हमारा देश यूनियन कब बना था, एक गणराज्य कब बना था? वह बना था 26 जनवरी 1950 को। और उसके बाद यूनियन बनने के बाद पहला उसका बजट कब पेश किया गया था? वो पेश किया गया था 28 फरवरी 1950 को श्री जॉन मथाई के द्वारा। तो एक ये डिफरेंस है कि इंडिपेंडेंट इंडिया का 26 नवंबर 1947 को आया था, यूनियन ऑफ इंडिया का 28 फरवरी 1950 को आया था। आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित सांसद कब अस्तित्व में आई? व्हेन डिड दी फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया कम इनटू एग्जिस्टेंस? सो पहली बार जो चुनाव हुए थे हमारे देश में वो संपन्न हुए थे 1952 में। तो 1952 में सांसद
निर्वाचित सांसद जिसका हमारे देश की जनता के द्वारा निर्वाचन किया गया था वह अस्तित्व में आई। और इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वर हेल्ड इन इंडिया बिटवीन 25 अक्टूबर 1951 टू 21 फरवरी 1952। 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक पहले जनरल इलेक्शन या पहले आम चुनाव देश में हुए थे स्वतंत्रता के बाद। दी फर्स्ट आफ्टर इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस इन 1947। सो 1947 में जब आज़ादी मिली थी उस वक्त के बाद पहली बार जो चुनाव हुए थे जिसमें जनता ने अपना वोट डाला था वो 1952 में संपन्न हुए थे। अब देखिए द फर्स्ट लोकसभा वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 17 अप्रैल 1952। पहली लोकसभा जो बनी थी वो कब बनी थी चुनाव संपन्न होने के बाद? 17 अप्रैल 1952 को बनी थी। एंड द फर्स्ट राज्यसभा वॉज फॉर्म्ड ऑन 3 अप्रैल 1952। पहली बार राज्यसभा 3 अप्रैल 1952 को बनी थी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का इम्पोर्टेंट इस प्रश्न का उत्तर होगा। और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो याद रखने के लिए होती हैं कि पहली बार इलेक्शन 1952 में संपन्न हुए थे। पहली लोकसभा कब बनी थी, पहली राज्यसभा कब बनी थी। आगे चलते हैं। कौन सा राज्य रबर का प्रमुख उत्पादक है? हमारे देश में कौन सा राज्य रबर का प्रमुख उत्पादक है? विच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रबर? सो अब देखिए इसका सही उत्तर होगा केरला। केरल में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन होता है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं, देखते हैं इस प्रश्न से संबंधित। केरला इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया। केरल राज्य में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन होता है हमारे देश में। केरला प्रोड्यूसेस अराउंड 74% ऑफ इंडियाज टोटल रबर प्रोडक्शन। दूसरे राज्यों में भी होता है रबर का उत्पादन, लेकिन केरल में सबसे ज़्यादा होता है और वो पूरे देश में के उत्पादन का लगभग 74% केरल में अकेले होता है। अब देखिए त्रिपुरा इज द सेकंड हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया। केरल के बाद दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य है? तो वो है त्रिपुरा, जो उत्तर पूर्वी एक राज्य है। उसमें दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन होता है हमारे देश में। थाईलैंड इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन दी वर्ल्ड। और विश्व में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन कहाँ होता है? तो वो होता है थाईलैंड में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तीनों चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से दोस्तों। इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। आगे चलते हैं। भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक है? सो विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट? हमारे देश में जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। इससे संबंधित प्रश्न की पॉइंट्स जान लेते हैं। तो इससे संबंधित की पॉइंट्स हैं। वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन वर्ल्ड। तो जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन विश्व में हमारे देश में ही होता है। और हमारे देश में किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? तो वो पश्चिम बंगाल में होता है। अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ द टोटल वर्ल्ड्स प्रोड्यूस ऑफ जूट इज कल्टिवेटेड इन इंडिया। तो विश्व का लगभग 60% जूट उत्पादन हमारे देश में होता है। और हमारे देश में सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में होता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब हम इस प्रकार का कंटेंट आपके लिए रोज़ लेके आएंगे, जिससे कि आप अपने जनरल स्टडीज़ की तैयारी और अच्छे से कर पाएँ और हम काफ़ी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इन वीडियो को देखने मात्र से आप अपनी जनरल स्टडीज़ की तैयारी और बेहतर कर सकते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी और मजबूत बना सकते हैं। थैंक यू।